हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी है और आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। बेटा हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं जो आपके 12th का 5th चैप्टर है। और आज की जो लेक्चर है हमारी, आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास है वो हमारी 5th क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, जो जीन इंटरेक्शन होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सारी चीजें हम लोगों ने इससे पहले की क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस क्या होता है, इस पे हम लोग कुछ आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो बेटा तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, किसने सबसे पहले दिया? इस थ्योरी को सबसे पहले बेटा सटन एंड बोवेरी ने दिया 1902 में। इससे पहले की कुछ बात बता दूं मैं आपको। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने अपना जो वर्क किया था वो 1856 से लेके 1863 के बीच में किया था, यानी इन 7 सालों में मेंडल ने अपना पूरा रिसर्च वर्क किया था। ठीक है, पूरा रिसर्च वर्क इन्हीं सालों में किया था। और उसके बाद मेंडल ने अपने काम को कब पब्लिश किया था, कब पब्लिकेशन हुआ था? वो हुआ था 1865 में। 65 में बेटा फिर पब्लिकेशन हुआ। और आपको मैं इससे पहले ही बता चुका हूं कि फिर मेंडल के वर्क को रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद फिर रिजेक्ट कह लीजिए या नजरअंदाज कह लीजिए, है ना। उसके बाद फिर 1900 में वो 3 साइंटिस्ट आए थे, ह्यूगो डी वरीज थे, कॉरेंस थे और शिमाक थे। इन तीनों लोगों ने फिर से मेंडल के काम पे वर्क किया और ये बताया कि मेंडल ने 35-40 साल पहले एक दुनिया को एक नए किस्म का लॉ देके गए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इससे पहले की बात। अब हम आते हैं, देखिए, क्योंकि मेंडल के वक्त तक, बल्कि उसके बाद के वक्त तक ये बात नहीं पता थी कि जीन क्या होता है। जीन लफ्ज और जीन का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये तो चीज थी कि कोई ना कोई चीज है जो ट्रांसमिट होती है पेरेंट से उसकी ऑफस्प्रिंग में, लेकिन वो एग्जैक्टली जीन होता है, उसका नेचर क्या होता, ये सारी चीजें तब तक हमें नहीं पता थी। ठीक है, अब हम आते हैं 1902 पे, हम क्रम वाइज चलते हैं। ठीक है, 56 से स्टार्ट किया, 63, फिर 65, फिर 1900। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया इन दोनों लोगों ने, सटन एंड बोवेरी ने 1902 में। और दे सेड दैट बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। जो क्रोमोसोम का जो बिहेवियर होता है वो एकदम जीन के बिहेवियर के पैरेलल होता है। एंड यूज्ड क्रोमोसोमल मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ। बात समझ में बेटा? इनका ये कहना था कि देखिए, जो क्रोमोसोम जैसे जैसे मूव करता है ना, क्रोमोसोम जैसे जैसे मूव करता है, सेम उसी तरीके से जीन मूव करता है। इसका मतलब क्या है कि जीन जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर ही पाया जाता है। यानी क्रोमोसोम जो है, ये 2 क्रोमोसोम है ना, ये 2 क्रोमोसोम है। अगर ये सेग्रीगेट कर रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, इसी तरीके से मान लीजिए ये मेल का क्रोमोसोम है, इसी तरीके से फीमेल का क्रोमोसोम है ना। तो जिस तरीके क्रोमोसोम का जो मूवमेंट होता है या उसका जो बिहेवियर होता है, उसी सेम तरह का बिहेवियर जीन भी रखता है। इन्होंने ये बात कही और इसी के बेसिस पे उन्होंने फिर मेंडल लॉ को भी एक्सप्लेन किया, जो क्रोमोसोमल मूवमेंट जो होता है उसके बेसिस पे। ठीक है बेटा, अच्छा, अब ये देखते हैं कि व्हाट इज द पैरेललिज्म बिटवीन क्रोमोसोम एंड जीन। यानी क्रोमोसोम और जीन में पैरेलल क्या है, समानता क्या है। बोथ जीन एंड क्रोमोसोम अकर इन पेयर, एकदम सही बात है। क्रोमोसोम पेयर में अकर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम, है ना। उससे बेटा हम लोग होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। यानी आपका क्रोमोसोम इस तरह का होता है, ये होगा होमोलॉगस क्रोमोसोम। और उस पर जाहिर सी बात है जीन पेयर में पाए जाएंगे, जिसे हम लोग एलील भी कहते हैं। अगर इसके डिफरेंट फॉर्म्स होंगे तो उसे हम लोग एलील भी कहते हैं। वो कैपिटल बी भी हो सकता है और कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है और स्मॉल बी भी हो सकता है। तो जीन भी पेयर में होंगे। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड के स्टूडेंट जो है बेटा, उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 नंबर में ये पूछता है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताइए और उसका जीन और क्रोमोसोम किस तरीके से एक दूसरे के समांतर होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज हो गई कि दोनों, चाहे जीन हो चाहे क्रोमोसोम हो, दोनों पेयर में होते हैं।
नेक्स्ट है बोथ जीन या जिसे एलील कहते हैं या क्रोमोसोम या होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस फॉर गैमीट फॉर्मेशन, है ना। जो भी जीन की बात कह लीजिए चाहे क्रोमोसोम की बात कह लीजिए, ये दोनों सेग्रीगेट करता है मियोसिस में, है ना। और याद करो बेटा, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है जहां मैंने तुम लोगों को डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा रहा था। जो मेरी थर्ड क्लास है, थर्ड वीडियो है ना, तीसरा लेक्चर जो है, उसमें आप लोग देखिए, नोट्स पलटिए, नोट्स पलट के देखिए आप लोग। मैंने बेटा आप लोगों को वहां करवा रखा है कि किस तरीके से क्रोमोसोम जो कहते हैं सेग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम्स का, है ना। तो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन जो होगा मियोसिस में, और मियोसिस में भी कहां सेग्रीगेशन होता है, एनाफेज फर्स्ट में, फॉर गैमीट फॉर्मेशन। एज अ रिजल्ट गैमीट हैज वन कॉपी ऑफ ईच जीन एंड ईच क्रोमोसोम। बात ठीक है, समझ में आया। यानी जो क्या होगा, जो गैमीट बनेगा उसमें क्या होगा, ईच कॉपी ऑफ जीन एंड ईच क्रोमोसोम होगा, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ जीन यानी सेग्रीगेट मतलब होता है बटना, बंटवारा। सेग्रीगेशन ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर जीन या क्रोमोसोम। ये बात बेटा हम लोग कर चुके हैं किसमें, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, कि जब एक जीन सेग्रीगेट करता है तो वो जो जीन का सेग्रीगेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे वाले जीन पे, यानी एक जीन दूसरे जीन पे कोई असर नहीं होता है, ठीक है। और लास्ट क्या है, पेयर्ड कंडीशन इज रीस्टोर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी गैमीट फॉर्मेशन के बाद। सॉरी, ठीक है बेटा। ये चीज देखिए, यही चीज जो मैंने अभी बात कही है वही मैंने यहां समझाया है कि देखो ये जीवन कंडीशन है ना, ये जीवन कंडीशन है। आप लोग अगर सेल डिवीजन में जाइए, याद करिए, आप लोगों ने 11th क्लास में सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ रखा है। उस सेल डिवीजन में आप लोगों ने इंटरफेस पढ़ा है ना भाई। आपकी जो सेल डिवीजन होती है उसमें 2 फेज होता है, एक इंटरफेज होता है, एक एम फेज होता है। जो सेल डिवीजन होता है उसमें फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। क्या क्या होता है, G1, S और G2 फेज होता है। आपको पता है कि S फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन। वही चीजें यहां देखिए, ये G1 मैंने दिखाया, यहां पे क्रोमोसोम रेप्लिकेट नहीं हो रहे, सॉरी डीएनए का रेप्लिकेशन, सॉरी क्रोमोसोम नहीं, डीएनए का रेप्लिकेशन। और जब आप G2 में पहुंचे यानी बीच में S, तो वहां पर क्या हो चुका है बेटा, वहां पर डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है ना। यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है। अब आप G2 में पहुंचे तो क्या हुआ, ये रेप्लिकेट हो गया। देखिए रेप्लिकेट होने के बाद दिख रहा है। अब ये क्या हुआ, ये क्या था, ये बेटा आपका इंटरफेस था। अब अरे देखो तुम लोग याद करो, मान लीजिए ये सेल है वो यहां से स्टार्ट करना, डिवाइड करना स्टार्ट करेगी। आपको पता है कि लगभग 90% जो टाइम होता है सेल किस में रहता है, इंटरफेस में रहता है। अब आपका बेटा इंटरफेस में ये G1 हो गया, ये तुम्हारा S हो गया, और ये तुम्हारा G2 हो गया। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा M फेज है, इतना है ना, ये M फेज है। आप मियोसिस हो रही है तो जाहिर सी बात है पहले मियोसिस फर्स्ट होगी, उसके बाद फिर मियोसिस सेकंड होती है, याद होगा आप लोगों को। तो बेटा पहले मियोसिस फर्स्ट होगी, मियोसिस उसके बाद सेकंड होगी। अब ये देखो, ये यहां पे था, जब ये यहां पर भाई आप लोग याद करिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप जब क्रोमोसोम कैसा रहता है, जीवन में ऐसा रहता है ना, इस तरीके का रहता है। लेकिन जब वो एस में आता है तो कैसा हो जाता है बेटा, वो ऐसा हो जाता है ना, ऐसा हो जाता है। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। बात समझ में आई, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। अब पहले यहां पे एक चीज रुको, पहले एक चीज समझ लो। ये बताओ बेटा, आप लोगों ने देखा होगा क्रोमोसोम इस तरीके से 4 तरीके से बना दिया जाता है ना, इस तरीके से 4 तरीके से बना दिया जाता है। ए, ये बी है, ये सी तरह का है, और ये डी तरह का है। अब बेटा अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ये बताइए, ये जो 4 तरीके का मैंने आपको क्रोमोसोम बनाया है, इनमें कुछ फर्क है, इनमें 4 क्रोमोसोम में कुछ डिफरेंस है, तो आप कहेंगे जी डिफरेंस है। जो ए और बी जो क्रोमोसोम है वो सेम तरह का है, सिर्फ बनाने का तरीका अलग है। और इसी तरीके से ए और बी सेम तरीके का है बेटा, और सी और डी
सेम तरह का, लेकिन ए और सी या ए और डी या बी और सी वो क्या है, डिफरेंट है। अब कभी भी अगर इस तरह का स्ट्रक्चर देखिए आपसे कभी आगे के क्वेश्चन में कभी नंबर ऑफ क्रोमोसोम या नंबर ऑफ डीएनए पूछ ले तो बेटा कैसे निकाला जाता है देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए। देखो कभी भी अगर इस तरीके से पूछे बेटा तो हमेशा अगर आपको कभी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कह दे निकालने के लिए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो आप ये देखेंगे कि नंबर ऑफ सेंट्रोमियर कितने हैं, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर कितनी है। सेंट्रोमियर क्या होता है आपको पता है बेटा, ये जो बीच वाला पार्ट है इसे ही हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, है ना, सेंट्रोमियर होता है। और अगर आपको, या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, या अगर आपको नंबर ऑफ डीएनए निकालना है ना, अगर आपको नंबर ऑफ डीएनए निकालना है तो आप नंबर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स देख लीजिए, नंबर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स देख लीजिए, ठीक है बेटा। ये तरीका है, ये एकदम रामबाण चीज है, इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत जगह काम आएगी, खासकर जब सेल डिवीजन पे न्यूमेरिकल लगते हैं ना, बेहतरीन न्यूमेरिकल, खूबसूरत न्यूमेरिकल जब लगते हैं तो उसमें इस कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरत पड़ती है, और यहां पर भी आएगी। देखो अब अगर मैं ए वाले की बात करूं, है ना, ए वाले के लिए तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा बेटा, आप कहेंगे सर यहां पर एक ही सेंट्रोमियर है, जाहिर सी बात 1 होगा, और नंबर ऑफ डीएनए कितना होगा, देखो एक ही क्रोमेटिड है, 1 होगा, बोलो सही कह रहा हूं मैं। इसी तरीके से बी वाले स्ट्रक्चर में देखो, बी वाले में बेटा वही चीज होगी, क्रोमोसोम 1 होगा, डीएनए 1 होगा। आप सी वाले में देखिए, सी वाले में क्या हो जाएगा, वहां पर बेटा क्रोमोसोम तो 1 होगा क्योंकि यहां पर एक ही सेंट्रोमियर है, ठीक है, एक ही सेंट्रोमियर है, लेकिन डीएनए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि ये देखो ऐसे है, एक सेंट्रोमियर ये है और एक सेंट्रोमियर ये है। और इसी तरीके से जो डी वाला है उसमें भी क्या होगा, क्रोमोसोम 1 हो जाएगा और डीएनए 2 हो जाएगा। अब आप देखिए अगर आप पहले स्ट्रक्चर को और तीसरे स्ट्रक्चर को कंपेयर करिए तो क्या हुआ है, यही तो हुआ है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड, इसमें क्या फर्क आ गया, इसमें क्रोमोसोम 1 है, डीएनए भी 1 है, लेकिन यहां पर क्रोमोसोम 1 है और यहां पर डीएनए 2 है। इसका मतलब हुआ क्या है, रेप्लिकेशन हुआ है, ठीक है। इसीलिए बेटा हम कह रहे हैं कि इस फेज में क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन नहीं होता है बल्कि डीएनए का रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी बनना, फोटोकॉपी होना, इसे रेप्लिका कहते हैं, कॉपी, रेप्लिका, ठीक है। तो उसकी एग्जैक्ट कॉपी को ही बेटा हम लोग रेप्लिका कहते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, ये देखो यहां पर इसके पास एक सिस्टर क्रोमेटिड थी, अब कितनी हो गई, 2 हो गई, रेप्लिका हो गया। देखो यही यहां पर भी यही सेम चीज हुआ है, ठीक है। अब वो यहां पर हो गया, जाहिर सी बात है G2 में भी यही होगा, है ना। अब वो आएगा कहां पर, एम फेज में। एम फेज में भी सबसे पहले क्योंकि मियोसिस हो रही है तो मियोसिस फर्स्ट में आएगा, और मियोसिस में तुम लोग बेटा याद करो 4 फेज होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, यही तो 4 होते हैं ना भाई, बोलो बोलो बेटा, यही 4 फेज होते हैं ना। तो अब ये जब G2 ये क्रोमोसोम जो है आपका ये आएगा तो सबसे पहले कहां आएगा, प्रोफेज 1 में आएगा, बोलो प्रोफेज 1 में आएगा। और प्रोफेज 1 में बेटा होती है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। वहां पर क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा या क्रॉसिंग ओवर होगी, मैं उसको समझाऊंगा, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन होगा ना वो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा, जब हम लोग लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। उसमें मॉर्गन का काफी रोल है, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। अभी देखो G2 में आ गया, है ना, G2 में आ गया। अब इसी तरीके से वो कहां आ जाएगा, प्रोफेज में आएगा, प्रोफेज 1 में, फिर मेटाफेज 1 में आएगा और फिर एनाफेज 1 में आएगा। देखो इस तरीके से, है ना, ये क्रोमोसोम एक, ये 4 क्रोमोसोम यहां पे हमने दिखाया अलग अलग कलर का। ये देखिए ये फिर क्या है, ये स्पिंडल फाइबर से बेटा इस तरीके से मैंने अटैच करके दिखाया है, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपकी मियोसिस फर्स्ट है यानी एनाफेज फर्स्ट है, ठीक है, ये मियोसिस फर्स्ट है यानी एनाफेज फर्स्ट है। अब तो अब ये मियोसिस फर्स्ट में जाएगा तो क्या होगा, आपकी सेल जो है यहां से डिवाइड हो जाएगी। देखो ये एक सेल बन गई, ये एक सेल बन गई। अब ये जो सेल है देखो एनाफेज 1 हो गया, फिर बेटा क्या होगा, टीलोफेज 1 हो गया। अब आपकी सेल फिर कहां जाएगी, एक प्रोसेस होता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा इंटरकाइनेसिस, उसके बाद आपकी सेल फिर
मेटाफेज सेकंड में इंटर करेगी, ठीक, अरे सॉरी मेटाफेज कह रहा हूं, मियोसिस सेकंड में इंटर करेगी। अब मियोसिस सेकंड में इंटर करने पे बेटा पहले वो प्रोफेज 1 पे आएगी, फिर मेटाफेज 1 पे आएगी, फिर वो एनाफेज सॉरी यार क्या बोल रहा हूं, सॉरी, ये आएगी बेटा प्रोफेज सेकंड पे, मेटाफेज सेकंड पे, और फिर एनाफेज सेकंड पे आएगी। देखो इस तरीके से, है ना। फिर एनाफेज सेकंड में क्या होगा, फिर ये सेग्रीगेट करेगा इस तरीके से, और देखो ये एक अलग सेल बना लेगा, ये एक अलग सेल बना लेगा, ये इसने ये बना लिया, ये अब ये क्या हो गया, अब ये बेटा जर्म सेल हो गया, जर्म सेल हो गया। और जर्म सेल कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। जर्म सेल मतलब गैमीट्स, इट कैन आइदर बी स्पर्म और एग। बोलो समझ में आई बेटा ये बात, यहां तक आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो यहां पर मुझे मेन बताना था कि इस तरीके से जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से गैमीट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब भी मियोसिस होगी तो रिकॉम्बिनेशन होगा, याद रखिए हमेशा, जब भी बेटा मियोसिस होगी तो रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। सॉरी, अब रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है ये आप लोगों को पता है ना। रिकॉम्बिनेशन मतलब होता है नया कॉम्बिनेशन बनना, क्रॉसिंग ओवर। भाई मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आप लोग मियोसिस फर्स्ट पढ़े, मियोसिस फर्स्ट में आप लोग प्रोफेज 1 में जब इंटर किए तो यहां पर 5 फेज होती है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये 5 फेज होती है। इसमें इसकी अगर मैं बात करूं फिलहाल अभी, तो पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। समझाया था मैंने आप लोगों को इससे पहले, क्योंकि देखो अब पूरा प्रोसेस तो बेटा मैं यहां नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, लिहाजा मैं बस थोड़ा सा रिवाइज ही करा सकता हूं, और मैं रिवाइज करवा रहा हूं यहां पे। तो ये क्या होगा, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब होता है, जैसे मैंने आप लोगों को इससे पहले ही समझाया था कि ये 2 क्रोमोसोम है, ये दोनों क्रोमोसोम है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अब होगा क्या कि इतना पार्ट इधर चला जाएगा और इतना पार्ट इधर चला जाएगा, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉस। ये जो इस तरीके से बनेगा ऐसे, है ना, एक्स शेप स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर के बाद ये इतना पार्ट इधर, इधर इतना पार्ट इधर हो जाएगा, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे बेटा हम लोग रिकॉम्बिनेशन यानी नया कॉम्बिनेशन बनते हैं। और नया कॉम्बिनेशन कब बनेगा, एनाफेज फर्स्ट में बनेगा, यानी ये प्रोफेज हो गई, फिर ये मेटाफेज 1 में आएगा, और फिर जब वो एनाफेज में आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, यानी सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये तो है, इसका एप्लीकेशन जो है हम लोग अगली क्लास में जब हम लोग लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पर बेटा ये पढ़ेंगे, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं व्हाट इज द साइलेंट फीचर्स ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये सारी चीजें, एक तो भाई क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस क्या होती है, उसका जीन और क्रोमोसोम किस तरीके से पैरेलल होता है, ये भी आप पूछा जाता है बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, और इसका साइलेंट फीचर्स। तो सबसे पहले बेटा क्या है, सबसे पहले जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसको। गैमीट्स कॉन्स्टिट्यूट ब्रिज बिटवीन वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन। बात सही है, ये स्पर्म है, ये एग है, मेल ने स्पर्म बनाया, फीमेल ने एग बनाया, अब ये दोनों मिलेगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नई प्रोजेनी डेवलप होगी। तो यही ये कह रहा है कि गैमीट जो होता है वो एक ब्रिज होता है, ब्रिज होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जोड़ने के लिए जो ब्रिज चाहिए ना, जो पुल चाहिए, वो क्या होता है, गैमीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ द स्पर्म एंड एग कंट्रीब्यूट इक्वली इन द हेरिडिटी ऑफ स्प्रिंग। बात सही है, स्पर्म और एग जब आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। हाँ, एक बात यहां पर मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं पूछूं कि ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम कहां कहां पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग में, मैंने क्या पूछा, ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम कहां कहां होता है। आप कहेंगे न्यूक्लियस, मैं कहूंगा और बताओ, आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, यानी 2 जगह पाया जाता है, एक न्यूक्लियस और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बेटा, एक न्यूक्लियस होता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्लांट में 3 जगह पाया जाता है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो, जब स्पर्म एग से फर्टिलाइज करता है, तुम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये बात पढ़ ली होगी, तो ये एग है, ठीक है, ये एग है, और स्पर्म का जो सिर्फ हेड वाला पोर्शन होता है, और हेड ही वाले में न्यूक्लियस होता है
है ना, सिर्फ हेड वाला पोर्शन ही, सिर्फ हेड वाला बेटा पोर्शन ही एग के अंदर जा पाता है, और जो बाहर वाला जो पोर्शन है जिसमें देखो हेड वाले पोर्शन में तो न्यूक्लियस होता है, इसका मतलब न्यूक्लियस वाला जो क्रोमोसोम है वो तो जाइगोट में पहुंच जाएगा, लेकिन जो मिडिल वाला पोर्शन है यहां पर क्या पाया जाता है, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया अंदर यानी एग में नहीं जा पाता और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि किसी भी मेल में जो भी कैरेक्टर्स अपीयर हो रहे हैं ना, वो उसके न्यूक्लियस के क्रोमोसोम की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, एग में दोनों चीज पाई जाएगी, न्यूक्लियस का क्रोमोसोम भी होगा और माइटोकॉन्ड्रिया का भी होगा। देखो वही बात मैंने लिखी, द स्पर्म प्रोवाइड ओनली न्यूक्लियर पार्ट टू द जाइगोट, वाइल अगर एग में बात की जाए तो वहां पर दोनों होता है, न्यूक्लियस और, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा उसमें। देयर इज अ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग न्यूक्लियाई ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, बात सही है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, सो क्रोमोसोम मस्ट कैरी द हेरिडेटरी ट्रेट्स। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है और हमें यह बात पता है कि क्रोमोसोम में जीन्स होते हैं, इसका मतलब क्रोमोसोम ही वो स्ट्रक्चर है जहां पर हेरिडेटरी ट्रेट्स यानी जीन्स होती हैं जो आगे कैरेक्टर डिसाइड करती है। नेक्स्ट क्या, एवरी क्रोमोसोम और क्रोमोसोम पेयर हैज ए मेन रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। बात सही है भाई, कोई भी जो ये क्रोमोसोम है, ये मेरा एक क्रोमोसोम, इसका ये जो जीन है, ये जो जीन है वो बेटा कलर ऑफ आई को डिसाइड करता है। ठीक है, यानी जो भी जीन है वो कोई ना कोई कैरेक्टर को डिसाइड करता है। अब अगर ऐसा हो जाए कि उस जीन में किसी तरह का मॉडिफिकेशन हो जाए, जीन में किसी तरह का मॉडिफिकेशन हो जाए, अब जीन में मॉडिफिकेशन होने का मतलब मैं यहां पे ऐसे भी कह सकता हूं, म्यूटेशन मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में, मैं ऐसे कहूं कि जो क्रोमोसोम में ही जीन पाया जा रहा है, अगर क्रोमोसोम का कोई पार्ट या पूरा का पूरा क्रोमोसोम लॉस हो जाए तो क्या होगा, जो भी इंडिविजुअल में इस तरह की चीज होगी उससे बहुत तरह के डिफेक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, देखो लॉस ऑफ ए कंप्लीट या पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, पूरा क्रोमोसोम ही पार्ट हो या कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाए, प्रोड्यूसेस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिफिशियंसी इन द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बेटा, लाइक द हेरिडेटरी ट्रेट द क्रोमोसोम रिटेन द नंबर, स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअलिटी थ्रू आउट द लाइफ एंड ऑर्गेनिज्म एंड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एकदम बात सही कहा, ये स्पर्म है, ये एग है, इसमें जो 23 हैप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे, इसमें भी हैप्लॉइड क्रोमोसोम होंगे। बेटा ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि अब ये जब मिलेंगे तो ये डिप्लॉइड बनाएंगे, डिप्लॉइड होमोलोगस क्रोमोसोम बनाएंगे और कैरेक्टर्स को सेम रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बोथ क्रोमोसोम एंड गैमीट अकर इन पेयर इन डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड कंडीशन। जाहिर सी बात है, क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम डिप्लॉइड होगा और गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, a gamete contain only one chromosome of a type and only one of the two alleles of a character। जो गैमीट है, और हम कई बार कह चुके हैं कि गैमीट क्योंकि कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। अब ये जब ये है, ये क्या है, ये जाइगोट है, मान लीजिए जाइगोट कह लीजिए या कोई डिप्लॉइड सेल, जाइगोट ना डिप्लॉइड सेल कह लीजिए आप, ये बेटा डिप्लॉइड सेल कह लीजिए आप। अब डिप्लॉइड सेल है तो इसका मतलब ये कंडीशन है, ऐसे है ना। अब बेटा ये जब इस तरीके से ये इस तरीके से ऐसे बटेगा तो क्या हुआ, ये जो गैमीट में एक एक क्रोमोसोम, इसका एक क्रोमोसोम यहां आ गया, इसका एक क्रोमोसोम यहां आ गया, इस तरीके से। तो ए गैमीट कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ ए टाइप एंड ओनली वन ऑफ द एलील्स। जाहिर सी बात है, मान लीजिए यहां पर अगर मैं कहूं यहां कैपिटल टी है और यहां स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी वाला यहां पर आ जाएगा और स्मॉल टी वाला यहां पर आ जाएगा। तो वही ये बात कह रहा है, ए गैमीट कंटेन ओनली वन क्रोमोसोम ऑफ ए टाइप एंड ओनली वन ऑफ द टू एलील्स ऑफ ए कैरेक्टर। नेक्स्ट क्या, द पेयर्ड कंडीशन ऑफ बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज जीन इज रीस्टोर्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये अभी जो मैंने आप लोगों को बनाया था कि देखिए, हाँ ये स्पर्म है, ये एग है, ये गैमीट्स हैं। अब जब ये फर्टिलाइज कर जाएंगे तो जो भी कंडीशन है यानी हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, तो वो सारी चीजें क्या होंगी, फिर से रीस्टोर हो जाएंगी, जीन्स जो है वो रीस्टोर हो जाएंगे ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लास्ट क्या है,
लास्ट है बेटा कि होमोलॉगस क्रोमोसोम साइनैप्स, साइनैप्स क्या होता है? जाइगोटीन पढ़ा है तुम लोगों ने, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, कई बार बता चुका हूं तुम लोग को। अब जो जाइगोटीन वाला स्टेज होता है ना, ये जाइगोटीन वाला स्टेज होता है, उसमें क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम जो होते हैं जिनके साइज शेप स्ट्रक्चर, जिनके साइज शेप स्ट्रक्चर सेम होते हैं, वो आपस में बहुत करीब आ जाते हैं, जस्ट लाइक और अब उसे हम लोग क्या कहने लगते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो वो जो फॉर्मेशन होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम का, उसे साइनैप्स कहते हैं। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम साइनैप्स ड्यूरिंग मियोसिस एंड देन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली इनटू डिफरेंट एलील्स। ठीक, समझ में आ गया? आगे चले बेटा, आगे अब चलते हैं। देखो अगर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अगर पूछा जाए कि किसने दिया, तो आप कहेंगे सटन एंड बोवेरिन। लेकिन अगर वो ये पूछता है कि इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया है, यानी इसको एक्सपेरिमेंट के जरिए से बाकायदा समझाया किसने, तो वो काम टीएच मॉर्गन ने किया। और किसमें किया? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में किया। ठीक है बेटा, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में किया। इसे हम लोग फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं, फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। ठीक है, टीएच मॉर्गन, ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन। टीएच मॉर्गन एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे लिंकेज एंड वेरिएशन, वहां पर ये बात आएगी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है उसका रीजन क्या होता है। एक तो रीजन ये कि भाई मियोसिस में वेरिएशन होता है। वेरिएशन क्यों होता है? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है बेटा, टीएच मॉर्गन ने अपना पूरा काम, जो रिसर्च का जो पूरा काम जो किया था, वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे किया था, जिसे हम लोग फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। इसीलिए हम लोग टीएच मॉर्गन को फ्रूट फ्लाई ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, फ्रूट फ्लाई ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, जैसा कि बेटा अभी मैंने आप लोगों को बताया कि टीएच मॉर्गन ने अपना पूरा वर्क किस पे किया था? फ्रूट फ्लाई पे किया था। तो आखिर एक सवाल यह है कि आखिर फ्रूट फ्लाई क्यों लिया था? इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसा बेनिफिट था। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, खासकर 2 नंबर में। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को जब शुरू में दूसरी क्लास में बताया था कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेकिंग पी बाय मेंडल। मेंडल ने जो पी प्लांट लिया था, स्वीट पी, पाइसम सेटाइवम, उसका क्या एडवांटेज मिला मेंडल्स को, वो बात मैंने आप लोगों को बता रखी है। उसी तरीके से टीएच मॉर्गन ने जो अपना सारा वर्क जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे किया, उसका उन्हें बहुत एज मिला। वो क्या क्या एज था? देखिए, पहला, टीएच मॉर्गन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की लाइफ जो होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, सिर्फ 2 हफ्ते की होती है। इजिली अवेलेबल हो जाती है, ऐसा नहीं है कि आपको इसको पाने के लिए किसी एक खास इलाके में जाना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, नहीं, आराम से इजिली अवेलेबल होती है। इजी टू हैंडल एंड नॉट हार्मफुल, यानी ये किसी तरह की, ऐसा नहीं है कि कोई जहरीला केमिकल या टॉक्सिक या हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, सिंगल मेटिंग कुछ प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी एक बार के रिप्रोडक्शन में ये बहुत सी क्या ऑफस्प्रिंग पैदा करती है। जाहिर सी बात है, जितनी ज्यादा ऑफस्प्रिंग होगी उतना ज्यादा रिजल्ट्स को एनालाइज करना उतना आसान होगा। ठीक है, लास्ट, कैन बी ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी, यानी ऐसा नहीं है कि इसकी ग्रोथ के लिए हमें कुछ अलग तरह का न्यूट्रिएंट, बहुत ही महंगे किस्म का न्यूट्रिएंट, या ऐसा न्यूट्रिएंट जो बहुत कम अवेलेबल हो, ऐसी चीज नहीं है। ये सिंपल सिंथेटिक मीडियम पर भी ग्रो कराई जा सकती है। नेक्स्ट बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से कंट्रास्टिंग ट्रेट मिलता है इसमें। याद करो, हमने पी प्लांट में भी ये एक एज था कि कंट्रास्टिंग ट्रेट मिल रहा था वहां पे, या टॉल या डॉर्फ, या रेड या ग्रीन। सेम उसी तरह का कंट्रास्टिंग ट्रेट हमें यहां पर मिलता है, कहां पर? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में। और उस कंट्रास्टिंग ट्रेट इतना क्लियर होता है कि अगर हमारे पास बहुत ही हल्के किस्म का माइक्रोस्कोप है ना, बहुत जो लो पावर माइक्रोस्कोप है, उसके जरिए से भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है
मेल एंड फीमेल आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, देखने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होते हैं। फीमेल फ्लावर इज लार्ज होती है देन मेल एंड हैज लार्ज एब्डोमेन, यानी इन टर्म्स ऑफ साइज, साइज के लिहाज से जो फीमेल होती है, फीमेल की साइज ज्यादा बड़ी है बनिस्बत की मेल के बेटा, ठीक है, मेल के। अच्छा, 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, 4 पेयर क्रोमोसोम होता है, इस बात को याद रखना, पूछा जा सकता है। 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 3 पेयर ऑटोसोम होता है, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है बेटा। ऑटोसोम क्या होता है? वो क्रोमोसोम जिसमें हमारे सोमैटिक कैरेक्टर्स के जीन पाए जाते हैं, उसे ऑटोसोम कहते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? वो क्रोमोसोम जिसमें सेक्स जीन पाए जाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा कि आखिर क्या रीजन था कि मेंडल ने, क्या रीजन था कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ही क्यों लिया था। अब ये जो देखो, अब इस पे मॉर्गन ने वर्क किया था, मॉर्गन ने इस पे बेटा एक्सपेरिमेंट किया था। वो जो एक्सपेरिमेंट था वो असल में लिंकेज से जुड़ा हुआ है, और इसलिए वो मैं अगली क्लास में आपको एक साथ पढ़ाऊंगा कि पहले व्हाट इज लिंकेज, होता क्या है, ठीक है, लिंकेज क्या है, किसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया लिंकेज का, है ना, बैटसन एंड प्यूनेट ने क्या कहा, उसके बाद फिर मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या है। तो एक सीरीज से चलेंगे तो समझना ज्यादा आसान होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग सेशन में आते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन सेशन। उसमें देखते हैं बेटा कुछ अच्छे क्वेश्चन। विच 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल वर्क। ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 1900 में कौन 3 लोग थे, एक ह्यूगो डिवरीज थे, कॉरेंस थे और शमाक थे। इन तीनों लोगों ने मेंडल के वर्क पे वर्क किया था। वो क्या होगा बेटा? ऑप्शन इसका डी होगा, ठीक है। अब इसमें अगर ऐसे भी देखो, इन लोगों ने डीएनए की डिस्कवरी किया था, है ना, इन लोगों ने डीएनए की डिस्कवरी किया था, ये मेंडल के वर्क की बात है। इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पे वर्क किया था, तो इससे कोई रिलेशन ही नहीं है, लिहाजा ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओहो, काफी लंबा क्वेश्चन है। रिफर द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, करेक्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस इन डोमिनेंट। बेटा होमोजाइगस मतलब क्या होता है? होमोजाइगस कई बार बोल चुका हूं, होमो मतलब होता है सेम, होमोजाइगस मतलब सेम तरह का जीन, है ना। होमोजाइगस डोमिनेंट यानी ये ऐसी कंडीशन कह रहा है, ये होमोजाइगस होते हैं, ठीक है। और अगर यहीं पे होमोजाइगस रेसेसिव कहता तो स्मॉल टी होता, ठीक है। इंडिविजुअल ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग ए इंडिविजुअल इज 25%। कह रहा है कि जब हम इसको सेल्फिंग करते हैं इसकी, तो हमें ए और ए कितना मिल जाता है? 25%। एकदम सही उसने कहा है। आप मेंडल का वर्क करके देख लीजिए। ए ये गैमीट है इसका, देखो, ठीक है, 25% आ गया ना। अरे भाई 1/4 नहीं है, तो 1/4 क्या होगा? 25% नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या है? ये सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय जीनोटाइप ये आर 2। 2 तरह का गैमीट बनेगा। क्या? इसका, किसका? बेटा गैमीट बनाना तुम लोग को बढ़िया से सिखा दिए हैं, है ना। चाहे तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लो, एक हेट्रोजाइगस है यानी 2:1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 तरह का गैमीट। बात सही है, इसने कहा है 2 तरह का। अब अगर तुमसे पूछ ले अगर कोई कि गैमीट का आप जीनोटाइप बता दीजिए, आप उसको भी बता देंगे। लीजिए भाई, बढ़िया से तुम लोग को सिखा दिए एकदम। कुछ भी कोई पूछ ले, लो और बताओ, एकदम तुम लोग मास्टर हो जाओगे जेनेटिक्स चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। किसी भी तरह का क्वेश्चन, चाहे ओलंपियाड का हो, चाहे केवीपीवाई का हो, चाहे एम्स में कभी आया हो, तुम लोग पानी की तरह सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तीसरा देखते हैं, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड F2 इन मिराबिलिस जलापा। ओहो, मिराबिलिस जलापा की बात कर दी है, इसका मतलब इसने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात की है बेटा। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको पता है कि फिनोटिपिक रेशियो
और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है, मतलब 1:2:1 होता है। ठीक है, और इसने क्या दिया है 3:1। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। अब आते हैं देखते हैं कौन कौन सा है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, एकदम गलत बात कह रहे हैं ये साहब। फिर दूसरा कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू बट स्टेटमेंट थर्ड इज फॉल्स, एकदम सही बात इन्होंने की। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्या कह रहा है, मैं मैन हैविंग द जीनोटाइप ये कैन प्रोड्यूस पी नंबर ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट स्पर्म। अच्छा देखो, पहले ये कोई साहब है, वो ये उनका जीनोटाइप है, और वो जाहिर सी बात है कोई साहब है तो स्पर्म ही प्रोड्यूस करेंगे, है ना। एंड ए वुमेन जीनोटाइप, कोई साहिबा है उनका ये है, ठीक है। कैन जनरेट क्यू, ये जो है ये पी जनरेट कर रहे हैं और ये जो है ये क्यू जनरेट कर रही है। क्यू नंबर ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट एग। अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि ये कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एक ह्यूमन है, मेल है, उसका बेटा ये जीनोटाइप है, और जाहिर सी बात है जीनोटाइप जो होगा ये डिप्लॉयड दिख ही रहा है तुम्हें, क्योंकि ई 2 बार है, इसका मतलब ये डिप्लॉयड है। अब जाहिर सी बात है स्पर्म बनता है तो हैप्लॉयड हो जाता है, इसी तरीके से ये भी देख लो, ये भी डिप्लॉयड है, ये एक बनाएगा। अब ये कह रहा है कि बताइए पी की, कह रहा है पी नंबर ऑफ यानी पी कितनी तरह का गैमीट बन जाएगा, और इसी तरह कितनी तरह का एग बन जाएगा। बहुत आसान है, तुम लोगों के लिए तो एकदम खेल हो चुका है। कैसे, देखो तुम लोग क्या कहोगे कि भाई यहां पर हम देख लेते हैं कि कितना क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो तुम कहोगे सर एक हेट्रोजाइगस ये है, एक ये है, यानी 2:n यानी 2:2 यानी 4, यानी p की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। इधर आ जाओ, इधर क्या है, यहां पर देखिए आप, यहां पे एक हेट्रोजाइगस ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, यानी 2:n यानी 2:, बेटा कितना हो जाएगा 3, यानी 8, यानी 8 तरह का, 8 डिफरेंट टाइप का एग बन सकेगा, और 4 डिफरेंट टाइप का क्या बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा। अच्छा ये तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया है, अगर तुमसे ये कह दे कि वो कौन से 4 होंगे, वो भी तुम निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे बताओ, आंसर वैसे पहले लिख दे रहे हैं, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये सेकंड वाला, ठीक है। कैसे निकालोगे, अरे यार बहुत आसान है, ऐसे निकालो जो तुम लोग को तरीका बताए थे इसको निकालने के लिए। ई हो गया। अब ये एफ को ऐसे कर लो, एक बार एफ ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, तो एक ये बन गया, यानी ई एफ, एक ये बन गया ई एफ, इसी तरीके से ये बन गया ई एफ, ये हो गया, है ना। अब जी कर लो, तो एक बार ये हो गया ई एफ जी, एक बार बेटा ये हो गया ई एफ जी, इसी तरीके से इसको भी निकाल लो, है ना, जी और स्मॉल जी, ये हो गया। अब ये लास्ट ये बचा एच, खत्म, एच ऐसे ऐसे हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। बोलो कर लोगे, याद करो, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में जाके देखो तुम लोग, 3rd वीडियो में नोट्स बना लिया होगा, उसमें मैंने बताया कैसे बनाया जाता है, इसको आराम से तुम लोग बना सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रॉस। अच्छा, जब इसका क्रॉस करेंगे आप, will be completely heterozygous for all genes segregated independently। ओहो, क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि ये बताइए, जाहिर सी बात है ये क्रॉस होंगे तो ऑफस्प्रिंग आएगी,
कह रहा है इस कितने ऑफ स्प्रिंग ऐसे होंगे, कितने ऑफ स्प्रिंग ऐसे होंगे जो कंप्लीट हेटेरोजाइगस होंगे। कंप्लीट हेटेरोजाइगस का मतलब ये है, देखो ये कंप्लीट हेटेरोजाइगस, ये तो होमोजाइगस है कंप्लीट, ये हेटेरोजाइगस, यानी एक तरह से मैं कहूं इस तरह की कंडीशन के कितने लोग आएंगे। ये भी तुम्हारे लिए बहुत आसान है भाई, बहुत लंबा है, इस तरीके से कैसे क्रॉस करोगे, ऐसे कर लो, इन दोनों को लो, ठीक है बेटा। तो हेटेरोजाइगस कितना आ रहा है, 2/4, 2/4 ही तो है। अरे भाई 2/4 नहीं है बेटा, बोलो 2/4 नहीं है, देखो ना 4 में से 2 है। इसी तरीके से और निकालो, अब बी का निकाल लो, यहां पर भी क्या होगा, 2/4 आ जाएगा, यहां पर भी क्या होगा, अब तीसरे का निकाल लो, तो C और C का क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। अब तीनों को ऐड अप कर दो, खत्म, यानी AA BB और C इस बॉन्ड से ऐड करो, सॉरी, अब इसको यहां से डिवाइड कर लो, 1/2 1/2 एंड 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 यानी क्या आ जाएगा, 1/8 है ना, 1/8 आ जाएगा, यानी 8 इंडिविजुअल आएंगे। ठीक है बेटा, 8 इंडिविजुअल आएंगे, वैसे तो 64 आएंगे, लेकिन मैं अगर इसको डिवाइड करने के बाद बता रहा हूं, 8 में से एक ऐसा होगा जो कैसा होगा, कंप्लीट हेटेरोजाइगस होगा, यानी आंसर ये हो जाएगा। बोलो समझ में आया बेटा। ये तरीका याद रखना, जब भी कोई बड़ी सी इस तरीके की जीनोटाइप दे दे और क्रॉस पूछ ले या इस तरह कोई क्वेश्चन पूछ ले, ये सबसे आसान तरीका होता है, क्योंकि ये बहुत पूछ सकता है ना भाई। उसने तो ये क्रॉस करा के कह दिया कि अच्छा ये बताओ कितने ऐसे होंगे भाई, इतने, ये भी इस जीनोटाइप के भी तो कुछ कहते कुछ प्रोजेनी होंगे, कुछ ऑफ स्प्रिंग होंगे, जब ये दोनों क्रॉस करेंगे, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए ये कितने होंगे, तब भी आप निकाल लेंगे। इसी तरीके से निकालो, ए कितना है, 4 में से 2 ए है, यानी 2/4 है ना। बी कितना है वो हमने देख लिया है, 2/4 है, और है ना, और C कितना है वो भी बेटा 2/4 है। इस तरीके से भी निकल सकता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये तरीका आप याद रखेंगे तो हमेशा आपके लिए जेनेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा हम लोगों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए जरूर बच्चे यहां तक पूरा वीडियो नोट्स बना के इसको समझ के पढ़ डालिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन और मेंडल और TH मॉर्गन ने जो वर्क किया था उस पर भी हम लोग बेटा डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।